नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और उसी क्रम में एक और बेहतरीन कदम आप मेरे साथ जो है बढ़ाने जा रहे हैं। चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान ग्रेड फर्स्ट रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 मुख्य परीक्षा के लिए, यानी मुख्य परीक्षा जो है रीट की L1 L2 दोनों के लिए प्लस सेकेंड ग्रेड के लिए, तीनों का मनोविज्ञान ऑलमोस्ट जो है वो एक जैसा ही है। तो आप सबका एक बार फिर से हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप? चर्चा करते हैं, कल जहां से छोड़ा था वहीं से जो है आज के सेशन की अपन क्या करें, शुरुआत करें। और विनोद जी स्वागत आपका, सुनीता जी स्वागत आपका, कुलदीप बिश्नोई स्वागत आपका। कैसे हैं आप? देखिए विद्वान साथियों, कल हम इस सेशन में चर्चा कर रहे थे और हमने काफी सारी चर्चा कर ली थी। ये आज अपना जो है 10 नंबर सेशन है और लास्ट सेशन में हमने कहां तक चर्चा कर ली थी। आज इस टॉपिक को पूरा ही कर देंगे अपन। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा हम कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने अलग अलग टाइप के जो है व्यक्तित्व है उनकी चर्चा जो है कर ली थी, है ना। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, इन सब की अपन ने जो चर्चा है वो कर ली थी। आज चर्चा करेंगे हम इस सेशन में कि व्यक्तित्व को प्रभावित कौन करता है। जैसे मान लो कोई बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सेल है, यानी उसका व्यक्तित्व गुस्से वाला है। किसी का जिद करने वाला व्यक्तित्व है, जिद्दी व्यक्तित्व है। कोई थोड़ा मायूस टाइप का रहता है, कोई खुश रहने वाला, यानी कोई अंतर्मुखी है, कोई बहिर्मुखी है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। कोई भी दो व्यक्तित्व एक जैसे नहीं हो सकते। दो भाई बहन है, दोनों का व्यक्तित्व अलग होगा। पति पत्नी है, दोनों का व्यक्तित्व अलग होगा, यानी सबका व्यक्तित्व अलग होता है। तो क्या कारण है या कौन से वो कारक हैं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व जो है वो अलग अलग होता है। आज के सेशन में हम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला तो वंशानुक्रम है। आपको जेनेटिक तौर पर आपके माता पिता से क्या मिला है। अब आप कहोगे कि सर वंशानुक्रम है, इसका अर्थ है कि अगर हम दो भाई हैं या दो भाई बहन हैं तो हमारा व्यक्तित्व तो एक जैसा होगा। नहीं, वंशानुक्रम एक पार्ट है। वंशानुक्रम के कारण हो सकता है कि आपकी जो शारीरिक बनावट हो वो एक जैसी हो सकती है। जैसे कई बार जुड़वा बच्चे होते हैं और जुड़वा बच्चे देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, डिट्टो कॉपी, बालों की भी हेयर स्टाइल भी एक जैसी होती है, यानी सब कुछ एक जैसा होता है, लेकिन फिर भी उनका व्यक्तित्व जो है वो अलग होता है, क्योंकि व्यक्तित्व किसी एक पार्ट से प्रभावित नहीं होता है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, वातावरण से प्रभावित होता है, आपकी रुचियों से प्रभावित होता है, आप किन लोगों की संगत में रहते हैं इससे भी प्रभावित होता है। लेकिन हाँ, उन सभी प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक कौन सा है? वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम से हमें क्या मिलेगा? शरीर मिलेगा। हमारे माता पिता के जो जेनेटिक गुण होंगे उसके आधार पर हमें क्या मिलेगा? शरीर मिलेगा। हमारी हाइट ज्यादा होगी कि कम होगी, हम मोटे होंगे कि पतले होंगे, हमारे बाल जल्दी उड़ेंगे कि लेट उड़ेंगे या उड़ेंगे ही नहीं, हम काले होंगे, हम गोरे होंगे, हमारा जो सुंदर चेहरा होगा या हमारा कम सुंदर चेहरा होगा, है ना। ये सब चीजें जो है वो किस पे डिपेंड करती है? ये सारी की सारी चीजें आपके वंशानुक्रम पर आधारित होती है। तो सबसे पहले प्रभावित करने वाले कारक है ये वंशानुक्रम। फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तित्व निर्माण में वंशानुक्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम सबसे ज्यादा जो है वो क्या है? महत्वपूर्ण है। एक सेकंड रुकना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉल आपके ना, एक तो यार आप सबसे निवेदन है कि कॉल प्लीज, है ना, किसी का कॉल नहीं उठाते ना तो बहुत सारा हमें भी दुख होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा जब हमें कॉल करता है ना तो बहुत ज्यादा आस लेके कॉल करता है कि यार गुरु जी से हम कॉल कर रहे हैं और उनसे कोई बात पूछेंगे, और कभी कभी हमें जो है वो कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ जाता है। तो एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि जब भी कॉल करें ना, कोई दिक्कत नहीं है, या तो क्लास का टाइम नोट कर ले कि सुबह 10 बजे क्लास होगी, 12 बजे क्लास होगी, 2:30 बजे क्लास होगी, 4 बजे क्लास होगी, रात को 9 बजे क्लास होगी। इस टाइम में कॉल ना करें आप, कम से कम क्लास के टाइम में कॉल आप करने का प्रयास ना करें, क्योंकि फिर कॉल उठाया कि नहीं उठाएं ये भी एक संशय रहता है। तो कभी कभी कॉल उठाना पड़ता है क्योंकि हम किसी की आस नहीं तोड़ना चाहते, तो इससे क्लास थोड़ी सी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। तो आप सबसे ये छोटा सा निवेदन रहेगा कि कॉल करें आप, लेकिन क्लास के टाइम ना करें। आप कॉल के लिए टाइम अपन फिक्स कर लेते हैं कि आप कॉल करें सुबह 8 बजे से लेकर और 9:30 बजे तक, 1.5 घंटे कॉल कर लेना आप, है ना। 8 बजे जनरली मैं 8 बजे अपने स्टूडियो में आ जाता हूँ, 8 से लेकर और 9:30 बजे तक कॉल कर लो, फिर 10 बजे से अपनी जो है क्लास शुरू हो जाएगी। सुबह सुबह आप 1.5 घंटे में तो बहुत सारे कॉल मैं ले लूंगा और सबके कॉल ले लूंगा जो भी मुझे करेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्या कहता है वातावरण, क्या कहता है वातावरण? कहता है दूसरा कारक है वातावरण। पहला तो क्या हो गया, वंशानुक्रम हो गया, सबसे पहले प्रभावित करने वाला कारक है ये वंशानुक्रम। और फ्रांसीसी गाल्टन ने व्यक्तित्व निर्माण में वंशानुक्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना है। फ्रांसीसी गाल्टन ने व्यक्तित्व निर्माण में वंशानुक्रम को सबसे क्या माना है, महत्वपूर्ण माना है। और दूसरा जो कारक है जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वो क्या है, वातावरण है। तो वातावरण कैसे करता है, भौतिक वातावरण, जलवायु का प्रभाव पड़ता है। हम कैसे, हम एक तो कोई लड़का कश्मीर में रह रहा है, कोई लड़की कश्मीर की, जिनका जन्म कश्मीर में हुआ है वो बड़े गोरे चिट्टे होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं। एक जन्मा हुआ है जो है वो दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत के लोगों का हालांकि रंग का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारी सोच ऐसी नहीं है रंग भेद वाली, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हमारा वातावरण हमारे ऊपर जो है प्रभाव डालता है। तो जिस एनवायरमेंट में हम रहेंगे, एनवायरमेंट कैसा है, कैसी जलवायु में आप रह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके शरीर का जो है वो क्या होगा, निर्माण होगा। गर्म वातावरण में रहने वाले जो लोग हैं उनका थोड़ा सा जो है वो पक्का या गेहुआ रंग होगा। ठंडे वातावरण में रहने वाले लोगों का जो शरीर होगा, शरीर के त्वचा होगी वो थोड़ी सी गोरी टाइप की ज्यादा होगी। तो इस प्रकार की चीजें जो है वातावरण पे डिपेंड करती है। इसमें भी भौतिक वातावरण में तो जलवायु आ गया, और सामाजिक वातावरण, आपके परिवार का कैसा माहौल है, आपके पड़ोसी कैसे हैं, आप किस टाइप का साहित्य पढ़ते हैं, आप जो है वो आपके विद्यालय का भी आपके वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, आपके व्यक्तित्व पर जो है प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि एक तो भौतिक वातावरण हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, दूसरा हमारे आसपास का, समाज का, हमारे परिवार का, हमारे जो पड़ोसियों का, हमारे विद्यालय का जो एनवायरनमेंट है कि हमारे दोस्त कैसे हैं, ये सब भी हमारे वातावरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो तीसरा हो गया सांस्कृतिक वातावरण। तीसरा कौन सा हो गया, सांस्कृतिक वातावरण। आपके रीति रिवाज कैसे हैं। अच्छा, क्या कास्ट भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है क्या, जाति? जैसे मैं हिंदू हूं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई जर्नल है, ये सब भी क्या आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है? तो बिल्कुल, कास्ट या जाति जो है यह भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में विभिन्न जाति धर्म लिंग को, विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। तो हर जातियों का अलग अपना रीति रिवाज होता है है कि नहीं होता? मुस्लिम लड़कों को आप या मुस्लिम लड़कियों को देखोगे तो उनका एक अलग जो है वो सांस्कृतिक आप पहचान जाओगे। जैसे वो क्या पहनते हैं, उनका लिबास अलग होता है, जैसे बुर्का। ये किसको प्रभावित कर रहा है? ये आपके सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावित कर रहा है ना। आपने सिर पर पगड़ी बंधी हुई देखी, थोड़ी दाढ़ी देखी, मूछें देखी, आप फट से पहचान जाओगे ये सरदार भाई है हमारा।
आप सर पर सफेद टोपी, दाढ़ी बढ़ी हुई देखोगे तो आप समझ जाओगे ये मुस्लिम भाई है हमारा। तो ये क्या है, सांस्कृतिक वातावरण भी आपके व्यक्तित्व को क्या करता है, प्रभावित करता है, सांस्कृतिक वातावरण। नेक्स्ट देखिएगा, अंतःस्रावित ग्रंथियां। आप, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोन जो है वो स्रावित होते रहते हैं, और वो जो हार्मोन है वो भी हमारे जो है वो भी हमारे शरीर को क्या करता है, प्रभावित करता है। आज कुलदीप बिश्नोई, थोड़े कमेंट दूर है मुझसे, थोड़े दिख नहीं रहे, मैं एक बार देख लेता हूं क्या कमेंट था। भौतिक प्रदेश के मध्य अरावली और अरावली वाला टॉपिक नहीं करवाया। कौन कह रहा नहीं करवाया, करवा तो दिया मध्य अरावली आपको। प्रिंट वाली पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, प्रिंट वाली पीडीएफ उन सारे सेशन की नहीं मिलेगी। जैसे ये मनोविज्ञान का करवा रहे हैं, इसकी प्रिंट मिलेगी। जो सेशन मैंने लिखा है, बोर्ड पे लिख के करवाया है, उसकी प्रिंट वाली पीडीएफ नहीं मिलेगी। बाकी जो ऐसे प्रिंट किया हुआ है उसकी प्रिंट वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अंतःस्रावित ग्रंथियां, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर पीयूष ग्रंथि जो है ज्यादा सक्रिय हो गई है ना, या कम सक्रिय हो गई। ज्यादा सक्रिय हो जाएगी तो व्यक्ति लंबा हो जाएगा, है ना, अगर ज्यादा सक्रिय हो गई तो। और कम सक्रिय हो गई तो व्यक्ति क्या होगा, क्या हो जाएगा, बोना हो जाएगा, बोना हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, हमारे अंतःस्रावित जो ग्रंथियां हैं वो भी क्या करती है, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिएगा, शारीरिक संरचना या शारीरिक रचना और स्वास्थ्य। आप कैसे, आपका स्वास्थ्य कैसा है, दो उदाहरण देके समझाता हूं कि कैसे हमारा स्वास्थ्य या शारीरिक रचना हमें प्रभावित करता है। जैसे कॉलेज टाइम की मैं बात करता हूं, कॉलेज छात्रों की मैं बात करता हूं। कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं होती है, चाहे वो बीएड कॉलेज हो या ग्रेजुएशन कॉलेज हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज हो, बीएसटीसी कॉलेज हो, जनरली उस टाइम हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहते हैं और एक दूसरे के शरीर में बड़ी ही हमारी रुचि होती है, क्योंकि सबसे पहला व्यक्तित्व का सबसे पहला दर्शन हमें किसी के शरीर से ही तो होता है। भाई कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो हम किसी को देख के ही तो उसको पसंद करते हैं या उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जब हमारा पहला दृष्टिकोण या पहला नजरिया जो है वो अच्छा होगा, यानी किसी व्यक्ति से हम मिले और पहली बार जब मिले तो हमें वो अच्छा लगा, तो फिर हम उसके पढ़ाई के बारे में चर्चा करेंगे, उसके व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे, तभी तो करेंगे ना। अगर फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका अच्छा नहीं हुआ तो बाकी चाहे उसमें कितने भी गुण हो वो आपको पता ही नहीं चल पाएंगे। तो मान लीजिए कि कॉलेज के अंदर एक थोड़ा सा मोटा लड़का है, मोटा है, खूब सारा मोटा है, तो अब कोई भी उसको देखेगा, वह हालांकि वो होशियार बहुत है, उसमें बहुत सारे गुण है, वो अच्छा गायकार भी है, लेकिन जो कि मोटा है तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही जो है वो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। अब वो मोटा है, चूंकि मोटा व्यक्ति जो होता है, हमने व्यक्तित्व में पढ़े, वो खुश रहने वाला होता है, तो वो भी लोगों की परवाह नहीं करेगा, तो वो ज्यादा दुखी तो नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई पतला है, पतला व्यक्ति हमेशा निराशावादी होता है। अगर वो पतला और लंबा है और लोग उसको लंबू लंबू कहते हैं, लोग उसको जो पतला पापड़ कहते हैं, तो वो व्यक्ति निराश हो जाता है और निराश होकर अपने आप को हमेशा लोगों से अलग रखता है, अलग बैठा रहता है, वो सबके बीच में कम रहता है। तो इससे क्या होता है, आपका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको सर्दी लग गई, जुकाम हो गया, आपका जो है बुखार हो रहा है, बुखार में आपका व्यक्तित्व कैसे हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर किसी प्रकार की हमारे शारीरिक व्याधियां हैं तो उस समय हमारा व्यवहार जैसे कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा व्यवहार हो जाता है, हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है। जैसे मैं महिलाओं की बात करता हूं, लड़कियों की बात करता हूं, तो मासिक धर्म जो होता है ना, 7 दिन का पीरियड होता है जिसमें महिलाओं के अंदर जो है मासिक धर्म का जो है वो प्रोसेस होता है, यानी जो हमारे महिलाओं के जननांगों में जो अंडा होता है उसका निषेचन, यानी उस गंदे खून का बाहर निकलना होता है। तो ये जो 7 दिन होते हैं, इन 7 दिनों में जो महिलाएं होती है वो थोड़ी सी ज्यादा जो है वो गुस्से वाली हो जाती है, लड़कियां हो या महिलाएं हो, थोड़ी चिड़चिड़ी ज्यादा हो जाती है। बाकी जो 23 दिन होते हैं महीने के उसमें वो ठीक रहती है, लेकिन ये 7 दिनों में वो थोड़ी सी परेशान रहती है। और अब देखो ये परेशानी कैसी परेशानी है, ये शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, और इस शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने के कारण आपका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। आप पहले बड़े प्यार से बात करते थे, लेकिन इन 7 दिनों में आप बड़े परेशान हो जाओगे,
या फिर आपको कोई बीमारी है, जैसे कोई डेंगू हो गया या कोई भी XYZ, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आपके व्यक्तित्व में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो यह भी हम कह सकते हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे व्यक्तित्व को क्या करता है, प्रभावित करता है। कई बार लंबे समय के लिए प्रभावित कर देता है, कई बार कुछ समय के लिए प्रभावित करता है, लेकिन प्रभावित करता है कि नहीं करता, करता है। नेक्स्ट देखिए, स्नायु मंडल। आपका स्नायु मंडल का अर्थ होता है आपका मानसिक विकास कैसा हुआ है। आपका शरीर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेंटली आप कमजोर है। जैसे कोई मिल गया मूवी देखी आपने, कोई मिल गया मूवी देखी, जादू वाली। ऋतिक रोशन का जो किरदार था उसमें यह दिखाया गया कि वो शरीर से तो बड़ा हो रहा था, शरीर तो उसका विकसित हो रहा था, लेकिन मेंटली वो क्या हो रहा था, अभी बच्चे जैसा था। यानी हाइट, उसकी एज देखोगे तो 18 साल है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो 5 साल के बच्चे जैसा ही है। तो सब लोग उसको बुद्धू कहते थे, है ना, बुद्धू कहते थे कि नहीं कहते थे, सब लोग उसको चिढ़ाते थे, उसकी जो है मजाक बनाते थे, उस पे जो है वो तर्क या तंज कसा करते थे, तंज कसा करते थे, यानी उसको छेड़ते थे, और वो बच्चा जो ना परेशान रहता था। तो अगर मानसिक विकास अच्छा ना हो तो यह भी हमारे जो है वो व्यक्तित्व को क्या करता है, प्रभावित करता है। अक्सर आपने देखना, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं ना, वो पीछे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि आगे अगर बैठेंगे तो गुरुजी सबसे पहले उनको खड़ा कर लेंगे। मैं हमेशा पीछे ही बैठता था, है ना, मैं पीछे ही बैठता था हमेशा। मैं आगे बैठांगा तो गुरुजी पहले पहुंचाते, आपा ने पूछेगा। तो क्यों पीछे बैठते हैं वो? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यार मैं याद तो करके आया नहीं हूं, इससे अच्छा तो पीछे बैठ जाऊं तो गुरुजी की नजर में को नहीं आऊं। तो ये क्या है, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली चीजें हैं। मूल प्रवृत्तियां, आपकी मूल प्रवृत्तियां, आपके प्रेरक, ये भी प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक भी हो सकते हैं, बुद्धि, रुचि, आदत, आकांक्षा स्तर आदि, ये सब भी जो है वो आपके व्यक्तित्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आपकी बुद्धि कैसी है, आपकी रुचियां किन किन चीजों में हैं, आप जो है वो कैसी आदतें रखते हैं, ये सब चीजें आपकी जो है वो क्या करती है, ये सब चीजें आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तित्व के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रतिपादक थे इसके सिगमंड फ्रायड। इन्होंने व्यक्तित्व के ये जो सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसको 2 भागों में बांटा। एक में तो इन्होंने मन की अवस्थाएं बताई और दूसरे में व्यक्तित्व के प्रकार बताए। पहले इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व को समझने से पहले हमें मन की अवस्था को समझना पड़ेगा, और ये जो मन की अवस्था है, मन यानी मस्तिष्क, ये जो मन की अवस्था है यही आपके व्यक्तित्व को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये जो मन की अवस्था है यही आपके जो है व्यक्तित्व को क्या करती है, यही आपके व्यक्तित्व को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने मन का विश्लेषण किया। मन या मस्तिष्क के पार्ट बताए कि हमारा जो मन होता है, हमारा जो मन होता है ये तीन जो है वो अवस्था, 3 भागों में बटा होता है। एक होती है हमारी चेतन अवस्था, है ना, चेतन अवस्था होती है हमारी एक होती है हमारी अर्ध चेतन अवस्था, अर्धचेतन अवस्था, और एक होती है हमारी अचेतन अवस्था। यानी कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति का अर्थ ये नहीं कि पुरुष, व्यक्ति का अर्थ है कोई भी पुरुष, महिला, बच्चा, बूढ़ा जो भी है, उसके मन के 3 पार्ट होते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन अवस्था होती है जिसमें हमारा मन जो है सक्रिय रहता है, वो केवल 10% भाग ही चेतन अवस्था में होता है हमारे मस्तिष्क का। बाकी अर्धचेतन जो है वो चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था है। कई बार आप जब ऐसे दोस्त लोग साथ बैठते हो या आप एक दूसरे से क्वेश्चन करते हो, जैसे क्या करते हैं कि जैसे 2 बच्चे या 2 से ज्यादा बच्चे अगर साथ साथ पढ़ रहे हैं तो वो क्या करते हैं, और ऐसा करना चाहिए, रोज 1 घंटा तय कर ले। अगर आप 1 से ज्यादा बच्चे साथ मिलकर पढ़ते हैं तो आप रोज 1 घंटा तय कर ले कि 1 घंटा आप प्रश्नोत्तरी करेंगे, आधे घंटे आप उसको पूछेंगे। रोज एक टॉपिक निश्चित कर ले, जैसे कि मुगल वंश के क्वेश्चन करेंगे, या जैसे कि 1857 की क्रांति के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्या होंगे, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, भारत में कहां से हुई थी, राजस्थान में कहां से हुई थी, किसने शुरू किया था, क्या हुआ था,
कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, क्रांतिकारी जिन अपना नेता किसे चुना, इस तरीके के रेंडमली क्वेश्चन जो है ना सामने वाले बच्चे से करने हैं, और वो भी बिना देखे। ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन दे के करें, बिना ऑप्शन दिए करें। इससे क्या होगा, आपके दिमाग का जो है ना स्तर बढ़ेगा और आप ज्यादा एक्टिव होंगे। जैसे आपने तय कर लिया कि आज शाम को 5 से 6 बजे जब हम रेस्ट करेंगे तो दोनों छत पे बैठेंगे और छत पे बैठ के आज जो है वो इस टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। वो आपसे पूछेगा, आप उससे पूछना, रेंडमली क्वेश्चन पूछना है, बिना देख के पूछना है, आपको भी कहीं देखना नहीं है, ना ऑप्शन देना है, सीधा क्वेश्चन सीधा उत्तर। इससे आपके दिमाग का और ज्यादा कसरत होगा। तो ये क्या है, चेतन अवस्था के अंदर होता है ये सारा कार्य। अर्ध चेतन अवस्था क्या होती है कि यार मेरा क्वेश्चन पढ़िड़ो तो है, कई बार आपने हुआ नहीं कि यार मेरा क्वेश्चन पढ़िड़ो तो है पर मेरा बस जबान पर को नहीं आ रहे हो, याद मेरा है लेकिन बस जबान पर को नहीं आ रहे हो ना। जैसे मान लीजिए कई बार ये होता है कि बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जैसे चश्मा है, चश्मे को यहां सर पर रख लेते हैं और चश्मा ढूंढते रहते हैं कि चश्मो कड़ा है, चश्मो कड़ा है, चश्मो कड़ा है, फिर याद आ रहा है चश्मो तो मेरे कर नहीं है। यानी कुछ ऐसी चीजें जो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर जोर देते हैं उस बात पर तो हमें याद आ जाती है, जोर देने पर हमें याद आ जाती है। अर्ध चेतन अवस्था है। और अचेतन अवस्था कौन सी है, जिसमें हमारी अधूरी इच्छाएं जो थी वो सारी की सारी कहां आ जाती है, अचेतन अवस्था में आ जाती है। जैसे मैं मोटरसाइकिल लाना चाहता था, जैसे मैं ये काम करना चाहता था लेकिन मेरे पास ये दिक्कत थी, मैं कर नहीं पाया। आपके जितने भी अधूरे सौपन हैं, जितने भी आपकी अधूरी इच्छाएं हैं, जो काम आप चेतन अवस्था में नहीं कर सकते हो, वो सारा का सारा सेव हो जाता है अचेतन अवस्था में। ठीक है, आया समझ में आपको? आइए इसको थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हैं। आकारांत मॉडल इसको जो है कहते हैं, और चेतन मन कहते हैं इसको। 1/10 भाग चेतन होता है। इसका संबंध वर्तमान तथा वास्तविकता से होता है। बर्फ के तैरते हुए टुकड़े के ऊपरी हिस्सा, ये एक समंदर है, समंदर होता है ऐसा, और इसके अंदर ऐसा एक पर्वत होता है, पहाड़ होता है। और ये पहाड़ किसका होता है, बर्फ का पहाड़ होता है। ये बर्फ का पहाड़ है, एक बर्फ का पहाड़। अब आप देखना, ये बर्फ का पहाड़ बाहर कितना है, मात्र 1%, एक भाग ही है, यानी केवल 10% ही बाहर है। 1/10 भाग ही क्या है, ये बाहर है, और बाकी भाग इसका 90% भाग कहां है, समुद्र के अंदर है, पानी में है। ये तो आपने देखा होगा कि वो टाइटैनिक डूब गया था ना, टाइटैनिक मूवी देखी होगी आपने, टाइटैनिक की कहानी सुनी होगी कि टाइटैनिक बर्फ से टकराकर डूब गया। तो बचपन में हम ये सोचते थे, जब हमने ये कहानी ऐसे पूरी नहीं पढ़ी थी, बस पता था कि टाइटैनिक नाम का कोई जहाज होता था, और वो बड़ा जहाज होता था और समुद्र में चलते चलते बर्फ से टकरा गया। तो हम ऐसे दोस्त लोग बात करते थे कि ड्राइवर ने की नींद आ गई, बर्फ को टुकड़ो तो आगे दिख ही जातो, और इतनी बड़ी बर्फ ही टकरा गयो। तो होता क्या है कि बर्फ जब सागर में तैरती है तो वो ऊपर छोटा सा ही भाग दिखाई देता है, पता ही नहीं चलता है, लेकिन वो गहराई में बहुत बड़ा विशाल पर्वत होता है। इसी प्रकार हमारा जो मन होता है ना, वो ऊपर से तो हमें बस, हम जनरली किसी को तेरा मन में के दबिड़ो भाई, मन के बरो, क्योंकि मन का कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जिससे कि मन में क्या है इसको पूरा जान सके। हालांकि आजकल अचेतन मन का जो है, जैसे स्वप्न विश्लेषण विधि है, स्वप्न विश्लेषण विधि वगैरह है, इनसे हम अचेतन मन में क्या चल रहा है इसको जान सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जानना आज भी कठिन है। लेकिन कुछ चीजों को जाना जा सकता है अचेतन मन की। तो ये जो 1/10 भाग है, ये किसका है, ये तो चेतन मन का है, चेतन, और बाकी का जो बच गया वो है क्या, अचेतन। नेक्स्ट देखिए, अर्धचेतन या अवचेतन कहते हैं। ना चेतन अवस्था में ना चेतन व ना अचेतन। जैसे ही किसी को कोई वस्तु देखकर भूल जाना, हम देखकर वस्तु भूल जाते हैं और बाद में, जैसे एक बार मेरे पास क्या था, नोट्स बने हुए थे, तो बहुत सारे बच्चों को पहले मैं नोट्स दे देता था ऐसे ही। तो एक बार मेरे पास एक बच्चा आया कि सर आप मुझे ना एक बार नोट्स दे दो, मैं कॉपी करा के दे दूंगा।
है ना। और वो मेरी ओरिजिनल जो नोट्स बना हुआ रजिस्टर था वो ले गए। अब मेरे याद ही नहीं रहा कि मैंने किसको दिया। अब क्योंकि ना तो मैंने उसके नंबर लिए थे और ना ही उससे पूछा था, और वो नोट्स लेके चला गया था तो वो मेरे लोकली जहां मैं रहता हूँ वहीं का था, लेकिन मेरे याद ही नहीं आया बाद में। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो और बनाएंगे। तो इसीलिए जो है ना ज्योग्राफी वगैरह के मेरे पास सारे प्रिंटेड नोट्स थे, लेकिन वो प्रिंटेड नहीं रहे अब, है ना। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। लेकिन ये अचेतन अवस्था नहीं है। अचेतन अवस्था कौन सी होती है? अचेतन अवस्था वह होती है जिसमें हम चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम जोड़ देते हैं दिमाग पर कि यार कन देड़ा रे, हाँ बन देड़ा गए, यहाँ याद आ जाए, थोड़ा सा जोड़ दे वहां पा तो क्या हुआ, याद आ जावे है, वो क्या कहलावे है? अर्धचेतन कहलावे। और तीसरो क्या है? अचेतन मन है। अचेतन मन 9/10 भाग अचेतन मन होता है। सबसे व्यापक मन की स्थिति होती है। इसमें दमित इच्छाओं का भंडार होता है, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला मन होता है और स्वपन अवस्था से इसका संबंध होता है। हमारा जो व्यवहार है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारे व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला मन कौन सा है? हमारे व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो मन है वो कौन सा है? अचेतन मन है। अचेतन मन हमें सबसे ज्यादा क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिएगा, गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। इसमें क्या आता है देखिएगा, हमने जो चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन 3 अवस्थाएं मन की पढ़ी है, इन तीनों अवस्थाओं को प्रभावित कौन करता है? इन तीनों अवस्थाओं से एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन, इन तीनों मन की स्थिति के आधार पर सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति इद अवस्था में होता है, ईगो अवस्था में होता है और सुपर ईगो अवस्था में होता है। इद, ईगो एंड सुपर ईगो, जिसे इदम, अहम और परा अहम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझना। सबसे पहले देखिए इद क्या होता है। इसे हम इदम भी कहते हैं, उपाह भी कहते हैं, और इस अवस्था में व्यक्ति पशु के समान होता है। जैसे अगर आप सुबह सुबह गायों को रोटियां देते हैं, है ना। हमारे यहाँ क्या, एक हमारी परिवार में एक वृद्ध महिला थी, वो बेचारी रोज जो है रात की बची हुई रोटी, 5-6 रोटी सुबह सुबह इकट्ठी करती थी और बाहर आके, घर से बाहर बहुत सारे ऐसे गायें खड़ी रहती थी, सांड और गायें, वो सोचती थी उनको खिला दूं। तो रोज का उसका रूटीन था, वो रोज खिलाती थी, रोज खिलाती थी, रोज खिलाती थी। अब आप एक बात देखना, गायों को जब आप रोटी देते हैं ना, तो आप तो ये सोचते हैं कि मैं, जैसे आपके पास 4 रोटी है तो आप सोचते हैं कि मैं आधा आधा टुकड़ा सबको दूंगा। लेकिन गाय क्या होती है? पशु होती है, या कोई भी दूसरा जानवर मान लीजिए, वो क्या सोचता है कि सारी की सारी मैं ही खा लूं। तो वो एक दिन क्या हुआ, वो महिला, वृद्ध महिला, एक गाय को रोटी खिला के और दूसरी गाय को जैसी रोटी देने लगी, पहली गाय को गुस्सा आ गया, बोले क्यों, सारी रोटी मैं नहीं दे। और उसने क्या करा, सींग मार दिया। सींग मारने से वो गिर गई और उसकी बूढ़ी तो थी बेचारी, हड्डी फ्रैक्चर हो गई। फिर कुछ समय जयपुर भर्ती रही और उसकी मृत्यु हो गई। तो अब वो पशु अगर ये सोचता कि अरे रोज मैंने रोटी मिल रहा है, मारा क्यों ना। जैसे एक बचपन में कहानी सुनी होगी, वो सोने के अंडे वाली। एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। एक व्यापारी ने सोचा कि रोज एक अंडा देती है, इससे अच्छा तो मैं एक बार में सारे के सारा सोना, क्योंकि इस पेट में तो, इसके पेट में बहुत सारा सोना होगा, तो मैं एक बार में सारा सोना निकाल लेता हूं। तो ये क्या था, उस व्यक्ति के मन की इदम स्थिति थी। कौन सी स्थिति थी? इद की स्थिति थी। इद की स्थिति थी, क्योंकि वो पशु जैसा व्यवहार किया, उसने सोचा समझा नहीं। तो जो बालक, छोटे जो बालक होते हैं शेष अवस्था के, वो इस अवस्था में होते हैं, इद की अवस्था में होते हैं। शेष अवस्था का बच्चा है 6 महीने का, 4-5-6 महीने का बच्चा है, आंगन में बैठा हुआ है, अचानक सांप आ गया, ऐसे सांप आ गया। शेष अवस्था का बच्चा उसको पकड़ लेगा, इधर इधर पकड़ेगा सांप को, पकड़िए उसको सीधे मुंह में डाल देगा, ऐसे रुक तेरे बट को बढ़ू। अब उस शेष अवस्था के बच्चे को यह पता नहीं है कि ये सांप है, मुझे काट लेगा। उसके लिए तो सब चीजें खेलने की है। तो इद वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो जाता है? पशु जैसा हो जाता है। इद वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो जाता है? पशु जैसा हो जाता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे शराब पीने के बाद, है ना, शराब पीने के बाद, शराब पिया हुआ व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि ये मेरी मां है,
ये नहीं सोचता है कि ये मेरे पिताजी हैं, ये नहीं सोचता है कि ये मेरी पत्नी है, ये नहीं सोचता है कि ये मेरे बच्चे हैं। वो उसको तो घर में ऊत मचानी है। अच्छा, शराब पीने के बाद तो वो पशु जैसा व्यवहार करने लगता है, लेकिन दूसरे दिन सुबह उठने के बाद भिग्गी बिल्ली बन जाता है वो। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसमें इद की प्रवृत्ति ज्यादा जाग जाती है, पशुत्व की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। उसकी जो दमित इच्छाएं हैं, शराब पिया हुआ व्यक्ति कहेगा मटर पनीर खाऊंगा, कल मटर पनीर बना। अब बेचारी पत्नी कहेगी मरी लिया, मटर पनीर के सिर बनाऊं, मैं तो भूखी बैठी हूं, तू 2 रुपया कमा के लाए बैंगो तो पियायो, तेरा मटर पनीर ला रही है, घरे को नहीं आटो ही, मिर्च आटो ही को नहीं। जब मिर्च आटो है तो कम कम मिर्च रोटी तो खा लियो, मैं भूखी हूं 2 दिन हूं। वो शराब पिया होगा, मुझे मन की लेनो देनो को नहीं, कठू ला मन मटर पनीर खाना, नहीं तो मारूंगा, आ करूंगा, बा करूंगा, गाल निकालना। उसको इन बातों से कोई लेना नहीं है कि घर की स्थिति कैसी है। वो तो पशु है, पशु बन गया वो। अब पशु जैसे, उससे अच्छा तो पशु से भी वो नीचे चला गया। अब जब तक उसके शराब का नशा नहीं उतरेगा तब तक वो ऐसे ही एल बैल बोलेगा, गालियां देगा, मार पिटाई भी कर देता है घर में, और ऐसी स्थिति में घर का वातावरण बहुत बुरा हो जाता है। तो वो कर रहा क्या है? वो अपनी जो दमित इच्छाएं हैं या सुखवादी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर रहा है। जो इच्छाएं उन्हें सुख देती है, जो इच्छाएं दबी हुई है लेकिन उसको सुख देती है, उनको पूरा करने का प्रयास कर रहा है। वो भूल गया कि वो गरीब आदमी है। सबसे पहले यही विकसित होती है, खाओ पियो मौज करो, कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तुम्हारी पत्नी परेशान है, तुम्हारे माँ बाप की क्या हालत होगी, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है हमारे समाज में कि एक लड़का है और एक लड़की से प्यार करता है और वो घर से भाग जाते हैं। अब ये बहुत ज्यादा एथिक्स का क्वेश्चन बन जाता है, एथिक्स का क्वेश्चन बन जाता है कि क्या जो लड़का लड़की घर से भागे हैं वो सही है या गलत है। अब इस पे अगर तर्क करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि ये सही है, कुछ लोग कहेंगे कि ये गलत है। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर कोई लड़का लड़की घर से भागते हैं तो वो इद में आते हैं या ईगो में आएंगे कि सुपर ईगो में आएंगे? कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट की तरफ जाता हूं। अगर कोई लड़का लड़की घर से भागते हैं प्यार के नाम पर तो वो किस स्थिति में है? इद की स्थिति में है व्यक्तित्व उनका, ईगो की स्थिति में है या सुपर ईगो की स्थिति में है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर आगे चलें। किस स्थिति में है वो? उनके व्यक्तित्व को आप किस में रखेंगे? इद, ईगो या सुपर ईगो? कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके, जल्दी से कमेंट करो। खुशबू बता रही है कि वो इद में है, ईडी में, हाँ इद में है, और माया भी इद में बता रही है। ठीक है, सबने ठीक बताया है, इद की स्थिति में है। अगर कोई लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूं, अगर वो घर वालों की इच्छा के विरुद्ध भागकर अगर कोई कार्य कर रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, तो वो किस स्थिति में है? उनका व्यक्तित्व इद की स्थिति में है, क्योंकि उनको इस लड़की को या लड़के को इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि अगर मैं यहां घर से भाग जाता हूं। इसके अलावा जो आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं कुछ लोग, हालांकि बहुत बुरी बात है, वो भी इद की स्थिति में होते हैं, वो भी इद की स्थिति में होते हैं, है ना। उनको कोई लेना देना नहीं है कि उनके भाग जाने के बाद उनके पिता पे क्या गुजरेगी, उनकी माता पे क्या गुजरेगी, उनके पीछे परिवार वालों की क्या हालत होगी। जिस लड़की को पाल कर 9 महीने पेट में रखकर जिस लड़की को माता पिता ने 18-19 साल तक पाला है, पोसा है, उनकी हर आवश्यकताओं को पूरा किया है, वो 1 महीने के प्यार के लिए उन 18 साल के या 19 साल के प्यार को लात मार के भाग जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? वो इद की स्थिति में है। उनमें तो केवल सुखवादी, कौन सी? ये सुखवादी इच्छाएं हैं
ये केवल एक ही इच्छा एक्टिव है, बाकी सारी इच्छा उनकी मर गई है। वो तो सोचते हैं खाओ पियो मौज करो प्यार करो घूमो फिरो आ जाओगे। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन बनती है, लड़का लड़की घर से भाग गए, 6 महीने 2 महीने 4 महीने घर से बाहर रह लिए, पैसे खत्म हो जाते हैं, प्यार कितने दिन चलता है, प्यार से पेट तो नहीं भरता ना। घर आते हैं, घर आने पर माता पिता, कुछ माता पिता लगभग माता पिता ऐसे होते हैं जो उनको अपना लेते हैं। तो माता पिता किस स्थिति में होते हैं फिर? माता पिता किस स्थिति में होते हैं? पिता कम चाहता है कि नहीं अब भाग गए तो भाग जाने दो, लेकिन मां कहती है ना, टाबर आ गए होगी गलती टाबरपना में आ जाने दोगे, जानो थे के बांग बराबर होगा, अब तो बेइज्जती होनी बीती होगी, समाज में ना कटनो भी तो कट गयो है, तो अपना ही टाबर। तो मां किस स्थिति में है, पिता किस स्थिति में है? यह है ईगो की स्थिति में कि जो हुआ बुरा हुआ लेकिन चलो अपनाओ। तो याद रखना, जीवन में कुछ भी करना, अगर आप शेषावस्था में कुछ चलो कोई बात नहीं है, शेषावस्था में तो कोई दिक्कत नहीं है अगर ईद की स्थिति है तो, लेकिन जब आप एक बार बाल्यावस्था से आगे चले जाते हो तो कभी भी ईद की स्थिति में मत जाना, चाहे कुछ भी हो। ये जो स्थिति होती है वो सबसे ज्यादा, जितने भी अपराध होते हैं, जितने अपराध होते हैं जैसे बलात्कार के अपराध है ना, खास तौर पर ये जो बलात्कार वाले अपराध है वो सारे के सारे ईद की स्थिति में होते हैं, क्योंकि ईद की स्थिति में व्यक्ति जो है वो सोच नहीं पाता है कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। चोरी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है वो ईद की स्थिति में ना भी हो, लेकिन ये जो घिनौने अपराध कर रहा है व्यक्ति, ये सारे ईद की स्थिति में होते हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना है कि चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहें, हम कठिनाई को सहन कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा मुसीबतों में हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन हमेशा याद रखना आपको ईद की स्थिति से दूर रहना है। जब भी आपके जीवन में परेशानी आए, आपका जीवन ऐसे लगे कि आपको बड़ी कठिनाई हो रही है, तो आप अपने माता पिता की तस्वीर देख लेना, अगर उनके पास नहीं हो तो, अगर पास हो तो कभी उनकी छुपके से बात सुनना और देखना कि आपके माता पिता आपके लिए क्या क्या सोच रहे हैं। तो क्या आप ईद की स्थिति में जाके स्वार्थी होगे? स्वार्थी नहीं होना है हमें, कम से कम अपने परिवार के लिए तो हमें जीना है, अपने परिवार के लिए कार्य करना है, ये नहीं कि केवल अपने लिए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नौकरी लग जाते हैं, पिता होता है बेचारा पूरे जन्म उसको पालता है, नौकरी लगने के बाद बापूजी मान तो न्यारा कर दो। अरे आपके पिता ने किस लिए जन्म दिया था? इसलिए कि आप जब सफल हो जाओ तो उनको छोड़ दो। तो ऐसी चीजों से बचना है, ये एक अच्छे समाज के लिए जो है वो अच्छी बात है। नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरी अवस्था होती है आपकी अहम की, मानवत्व होता है इसमें। इसमें क्या होता है, अहम की स्थिति में थोड़ा सा मिक्स होता है इसका ईद का और सुपर ईगो का। यानी ये जो स्थिति होती है, जनरली जो ऑलमोस्ट मानव होते हैं, ऑलमोस्ट जो 6 वर्ष से लेकर और लगभग 60-70 वर्ष के जो लोग होते हैं वो ईगो में ही होते हैं। किस में होते हैं? ईगो में। ईगो में होते हैं, यानी अहमवादी होते हैं ये। इनका संबंध वर्तमान, वास्तविकता तथा मानवता से होता है। न तो ये पूर्णतः सुखवादी होते हैं और न ही ये आदर्शवादी होते हैं। व्यक्तित्व का कार्यपालक शाखा ईगो है इसमें। यानी अहम में हम क्या करते हैं, हम सिचुएशन के अनुसार देते हैं, प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, शादी भी करते हैं, अपनी भी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों की इच्छाओं का गला नहीं घोटते हैं। हम माता पिता का भी ख्याल रखते हैं। नौकरी लग गई, 25,000 रुपए सैलरी मिल रही है ना, तो माँ के लिए भी साड़ी खरीदेंगे, पिता के लिए भी कपड़े खरीदेंगे, पत्नी के लिए भी कपड़े खरीदेंगे, क्योंकि उनसे हम प्रेम करते हैं, तो बच्चों के लिए भी करते हैं, और फिर अगर बच गया तो अपने लिए भी करते हैं। ये नहीं कि मैं नौकरी लाके 25,000 रुपया सैलरी है, मैं तो उड़ाऊंगा, चिल करूंगा, ऐश करूंगा ना। कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, वो पूरे परिवार को साथ लेके चलता है। तो यह क्या है,
ये अहम अवस्था है, ये ईगो की अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति क्या होता है, ना तो पूर्णतः सुखवादी होता है, यानी एक दिन वो ऐसा नहीं कि लापरवाह हो जाए और अपने सुख के बारे में सोचे, वो अपना थोड़ा सा सुख चाहता है कि यार मेरी इच्छा थी कि मैं जब नौकरी लग जाऊंगा ना तो ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा, है ना, ब्रांडेड टी शर्ट लेके आऊंगा 5,000 रुपए वाली, एक ब्रांडेड जो है वो जींस लेके आऊंगा 7,000 रुपए वाली, एक मेरे पास रॉयल इनफील्ड होगी। लेकिन जब वो नौकरी लग जाता है ना, नौकरी लग जाता है और 25,000 रुपए सैलरी आता है, तो वो सोचता है यार सोचा तो था 5,000 रुपए की टी शर्ट लेके आऊंगा, लेकिन 5,000 की टी शर्ट तो मैं दीपावली पर ले आऊंगा, अब की बार मैं अपने माँ बाप के लिए कपड़े लेके आऊंगा, मेरी जितनी भी बहनें हैं उन सबके लिए जो है ना कपड़े लेके आऊंगा, उनको गिफ्ट दूंगा क्योंकि मेरी पहली सैलरी है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, आपको न तो पूर्णतः सुखवादी बनाती है और न ही आदर्शवादी बनाती है, आपको बीच में एक संतुलन बना के रखने के लिए क्रिएट करती है, और यही हमारा जीवन है। धीरे धीरे आज आपके बहुत सारे सपने हैं कि नौकरी लगने के बाद आप ये करोगे, नौकरी लगने के बाद मैं ये करूंगा, लेकिन जब आप नौकरी लग जाओगे और आपका विवाह हो जाएगा, सामाजिक जिम्मेदारी आ जाएगी, परिवार की जिम्मेदारी आ जाएगी, धीरे धीरे आप अपनी इच्छाओं को क्या करोगे, शांत करते जाओगे। जैसे आज हमारे जो माता पिता हैं, बेटा या बेटी कॉलेज कोचिंग करने गया हुआ है रीट की, और वहां से फोन किया, पापा जी 5,000 रुपए भेजने हैं। बोले बेटे के बात, अभी तो 10,000 भेजा। बोले पापा जी कॉलेज आ रखा है या कोचिंग आ रखा है, एक गाइड लेके आनी है, अब सिलेक्शन हो जाओ। बोले कोई बात नहीं बेटा भेजू। घर पे पिता के पास 5,000 रुपए है नहीं, उधार लेके आएगा, घर का राशन कम कर देगा, अपनी इच्छाओं को, अपनी कोई जरूरत की चीजें जैसे कपड़े लेने हैं तो वो सोचेगा कि नहीं मैं फटे पहन लेता हूं, बाद में ले लूंगा। तो हम जैसे जैसे जिम्मेदार होते जाएंगे वैसे वैसे हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम करते जाएंगे और दूसरों की इच्छाओं का, दूसरों का ख्याल रखने का ज्यादा प्रयास करेंगे। तभी तो ये दुनिया चल रही है आज, है ना। तो ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो किस अवस्था में होते हैं, अहम की अवस्था में होते हैं। फिर जो 70 साल के ऊपर के जो लोग हो जाते हैं या बहुत ज्यादा जिनमें अच्छा जो है वो जो अनुभवी हो जाते हैं, वो कहां चले जाते हैं, सुपर ईगो में चला जाते हैं। जैसे हमारे घर पे दादाजी होते हैं, बूढ़ी दादी होती है, ये सुपर ईगो में चली जाती है, जो केवल नैतिक बात करते हैं, केवल नैतिक बात। इनको झूठ बोलना, चोरी करना या कोई भी गलत चीज, जैसे पिताजी तो जैसे घर में लड़की है, 18 साल की लड़की है और ये कॉलेज में जा रही है, तो लड़की बोली माँ मैं नहीं, मेरे कॉलेज में सारी लड़कियों ने जींस पहने। गांव की है, गांव में आज भी जींस पहनना अच्छा नहीं माना जाता है। तो बोली मेरे कॉलेज की लस्सा लड़कियां जींस पहन के जाए और टी शर्ट पहन के जाए तो मैं भी जींस टी शर्ट पहनूंगी। माँ ने कहा बेटा तेरे पापा से पूछ लूंगे। तो माँ ने पापा से पूछा, बोले सानो अपली गए बाइलिया कह गए भाई सही जींस टॉप पहरे तो मैं ही पहनूं। तो पिता क्या कहेगा, क्योंकि पिता अहम में है, पिता कहेगा कोई बात नहीं, तू कह दी गए एल 5,000 रुपया आपका मनपसंद कपड़ा लिया होगी बाहर का पहनना है। लेकिन दादा को जैसे ही पता चलेगा ना, दादा सुपर ईगो में है, दादा को पता चलेगा कि छोरी जींस कपड़ा पे जींस टॉप पे, दादा को रह छोरा तेरी छोरी ने कह दे सावल कपड़ा अपने सलवार जफरी पहनना है, सूट पहनो क्या है गए छोरा रा कपड़ा गए ठीक बात को नहीं। पिता अहम है, अहम में वो क्या सोचता है कि ठीक है आजकल का चलन है, लेकिन दादा के लिए ये गलत है, क्योंकि दादा 100% नैतिक हो चुका है। समझने के लिए बता रहा हूं उदाहरण। आशा करता हूं कि इद ईगो सुपर ईगो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके मन में अब इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कमेंट करके बता दो फट से अगर कुछ आपको लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है तो। इद ईगो सुपर ईगो में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे चलते हैं। फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक इरोस और एक थेनाटोस। इरोस जो मूल प्रवृत्ति होती है ये आपकी मूल प्रवृत्ति है। जिन लोगों की इरोस मूल प्रवृत्ति होती है, ऑलमोस्ट जो लोग हैं उनकी इरोस मूल प्रवृत्ति होती है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसा भी है जिनकी प्रवृत्ति थेनाटोस होती है। थेनाटोस एक आपने मूवी देखी होगी, ऐसे चुटकी बढ़ाते ही वो थॉनोस वाली, है ना,
थानोस सुपर हीरो वाली वो मूवी देखी होगी, ऐसे चुटकी बर्दाश्त दुनिया नष्ट हो जाती है। तो थानोस क्या करता है? विनाश करता है। तो जिसमें थेनाटोस प्रवृत्ति होती है वो विनाशी होता है। जैसे जितने भी आतंकवादी टाइप के लोग हैं, जैसे पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, आतंकवादी कई गठ संगठन बने हुए हैं, तो उन आतंकवादी संगठनों की जो सोच होती है ना, वो कैसी होती है? थेनाटोस प्रकृति की होती है। वो चाहते हैं समाज में विध्वंस करना, विश्व में विध्वंस करना। और बाकी जो सामान्य लोग होते हैं उनकी जो मूल प्रवृत्ति होती है वो इरोस होती है। वो चाहते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति यानी रचनात्मकता, प्यार मोहब्बत से रहें, सब मिलके रहें, चाहे कोई भी हो, सब इंसान ही तो है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। भगवान के घर से तो कुछ लिख के नहीं आता है कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है। इंसान तो इंसान होता है कि नहीं होता? इंसान तो इंसान होता है। तो जो इरोस प्रवृत्ति का होता है वो यही सोचता है, जो थेनाटोस प्रवृत्ति का होता है वो फिर अपने विध्वंस के लिए कुछ अलग अलग प्रवृत्तियां सोच लेता है। फ्राइड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा और यह जीवन मूल प्रवृत्ति है। काम प्रवृत्ति यानी संभोग करने की इच्छा। ईश्वर ने हमें एक ऐसी पावर दी, एक ऐसी शक्ति दी जिससे हम अपने जैसे और प्राणी बना सकते हैं। और अपने जैसे और प्राणी बनाने की जो क्रिया है वो होती है किस तरीके से? आप सब जानते हैं कि एक महिला एक पुरुष जब आपस में मिलते हैं और जब वो संभोग करते हैं तो उन दोनों के गुणसूत्रों से उन जैसा ही उनमें से कोई एक या तो लड़का या लड़की और जो है सृष्टि में जन्म ले सकता है। और इस इरोस प्रवृत्ति को किसके माध्यम से क्रिएट किया जाता है? काम प्रवृत्ति के द्वारा। और इस काम प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? लिबिडो कहते हैं। काम प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? लिबिडो कहते हैं। और यह जीवन मूल प्रवृत्ति है, इससे नया जीवन जो है वो सृजित होता है। फ्राइड ने मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई है बहुत सारी, इनकी चर्चा हम करेंगे कब? कल करेंगे। तो मनोविज्ञान के बहुत सारे टॉपिक तो है नहीं, ऑलमोस्ट 10 तारीख तक हम मनोविज्ञान पूरा कर देंगे नेक्स्ट मंथ की। तो आराम से पढ़ते हैं धीरे धीरे। आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो आप जो है निरंतर नोट्स बनाते रहें। बाकी इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग।